नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला है। बर्निंग ट्रेन होने से एक्सप्रेस बची है। पार्सल बोगी में अचानक धुआं उठा। रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पार्सल सामान में आग लगने के बाद धुआं फैला। आनन फानन में बोगी को खोलकर आग बुझाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बोगी में आग लगी, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी और कितना नुकसान, क्या जानकारी? देखिए, ये तो बड़ा हादसा टल गया है। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस है, वो रायपुर स्टेशन पर आई। उस दौरान एक पार्सल जो बोगी होता है उस पर जो धुआं की लपटें हैं वो दिखाई दी और तब अफरा तफरी मच गई थी स्टेशन में। उस दौरान देखा कि पार्सल के जो बॉक्स लगे थे धुआं उड़ रहा था और के साथ टुकड़ा है पार्सल का, उसे बाहर भरा गया। तब इस बीच थी और ये एलटीटी और एक बड़ा हादसा। जी, तो बता दें आपको, रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बोगी में आग लगी और बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्सल सामान में आग लगने के बाद धुआं फैलने लगा। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस में ये बड़ा हादसा होते होते टला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला है। पार्सल बोगी में अचानक से धुआं उठने लगा और आनन फानन में बोगी को खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पार्सल सामान में आग लगने के बाद धुआं फैला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला है। आग लगी पर कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसा होते होते टला है। पार्सल बोगी में अचानक से धुआं उठने लगा था। आनन फानन में बोगी को खोलकर आग बुझाई गई। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होते होते टला है। पार्सल बोगी में अचानक से धुआं उठने लगा और आनन फानन में बोगी को खोलकर आग बुझाई गई। रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पार्सल सामान में आग लगने के बाद धुआं फैलने लगा था। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस का ये मामला है, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से इतना बड़ा हादसा होने वाला था और आग लगी? आखिर कितना सामान जलकर खाक हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। हादसा टला है और रेलवे की जो पार्सल बोगी है उस पर धुआं की लपटें हैं वो दिखाई दे रही थी और पार्सल के बहुत सारे सामान उस पर थे। अगर रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है, एलटीटी जो ट्रेन है वो छूटती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। एक बड़ी आगजनी की घटना है वो घटित हो सकती थी। जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। तो आपको बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें। एलटीटी भुवनेश्वर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पार्सल बोगी में अचानक से धुआं उठने लगा और देखते देखते आग लगने लगी, पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा टला है। पार्सल बोगी में अचानक से धुआं उठा और धुआं फैलने लगा और बता दें, बोगी को खोलकर आग बुझाई गई समय पर, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरह से पार्सल में आग लगी है। धुआं उसमें से उठता दिखाई दे रहा है और अगर कुछ समय शायद और लगता तो आग बुरी तरह फैल चुकी होती, सारा सामान जलकर खाक हो चुका होता। ये तस्वीरें रायपुर की।
रायपुर की ग्वालियर की अब बात करते हैं। दुकान में आग लगी है, मछली मंडी की दुकान में आग लगी। सड़क पर खड़ी 2 बाइक भी आग की चपेट में आई है। निगम की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर में लीकेज से आग लगने की आशंका है। ग्वालियर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। ग्वालियर में भीषण आग की तस्वीरें हैं। दुकान में ये भीषण आग लगी है। मछली मंडी की दुकान में आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरों में जैसा कि देखा जा सकता है कि किस तरह से भीषण आग लगी है दुकान में। मछली की मंडी ये बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, दुकान में आग लगी है, आखिर क्या वजह, क्या कारण बताए जा रहे हैं और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर थाना क्षेत्र के मछली मंडी इलाके में ये आग लगी है। मछली मंडी की एक जो दुकान है उस दुकान में आग लगी और आग ने धीरे धीरे देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और पूरी आग जो दुकान में फैल गई थी, आग का चलते दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। वहीं सड़क पर जो 2 बाइक खड़ी थी वो भी इस आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो चुकी है। और प्रारंभिक तौर पर यही जानकारी मिली है कि सिलेंडर में लीकेज होने के चलते ये आग लगी है। और आग की जानकारी लगने के बाद नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी और उसने आग पर पानी डालकर यह पूरी घटना को शांत कराया आग को। और उसके बाद जो है, हालांकि इसमें किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई, हताहत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दुकान में जो रखा सामान है वो कीमती सामान भी जल चुका है और आसपास थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल बन चुका था क्योंकि आग ने भीषण रूप ले लिया था। सबसे बड़ी अच्छी बात यही रही कि नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और उसने तुरंत आग पर काबू पा लिया। आग जो है सिलेंडर में लीकेज होने के चलते लगने की बात सामने आई है और पुलिस इस मामले में विस्तृत जांच करेगी। लेकिन सबसे संतोषजनक बात यही है कि रिहायशी इलाके में और ये जो बाजार है, मछली बाजार, उसी में आग लगी थी, जिसके चलते समय पर काबू पाने के चलते एक बड़ा हादसा यहाँ टल गया। सुशील, समय पर तो इस पर काबू पा लिया गया आग पर इस सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अग्निशमन के वहां पर पर्याप्त इंतजाम थे जिससे आग बुझाई जा सकती थी? देखिए, मछली मंडी की बात करें तो यहाँ अग्निशमन यंत्र के जो संसाधन है वो संसाधन मौजूद नहीं थे क्योंकि ये मुख्य मार्ग पर ही ग्वालियर के 4 शहर का नाका से लेकर सागरताल जो रोड है उस रोड के बीचों बीच में रिहायशी इलाके में ही ये मछली मंडी है। और घटना आगजनी की हुई उसके बाद लोगों ने प्रयास किया, लेकिन चूंकि आग का रूप विकराल था, यही वजह कि नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। लेकिन आसपास अग्निशमन यंत्रों का जो है कहीं कोई नामो निशान नहीं था इस मछली मंडी इलाके में। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। बस्तर से बड़ी खबर की बात करेंगे। गुरुकुल हॉस्टल में 12 से अधिक बच्चे बीमार हुए हैं। दूषित भोजन खाने से बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। दूषित भोजन खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे भर्ती हैं। 2 बच्चों को महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिड़ई पदर गुरुकुल हॉस्टल की यह घटना आपको बता रहे हैं। गुरुकुल हॉस्टल में 12 से अधिक बच्चे बीमार हुए हैं। दूषित भोजन खाने से बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। से क्या हुआ था? लूज मोशन हुआ था। अच्छा, कितने लोग आए हैं अभी? कल रात को 7 लोग आए थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 लोग हैं, बाकी सब घर चले गए। अब ठीक लग रहा है, लेकिन पेट भी दर्द दे रहा है। कल खाने फ्राई राइस, अच्छा, मंचूरियन अच्छा। और डोसा। भिलाई से बड़ी खबर की बात करते हैं। भिलाई में फैला है डायरिया। कैंप 1 में डायरिया से 2 की मौत हुई है। डायरिया से 42 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम ने जांच के आदेश दिए हैं। भिलाई की ये खबर आपको बता रहे हैं। भिलाई में डायरिया फैला है और लोग बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं। डायरिया से 2 की मौत भी हो चुकी है। डायरिया से 42 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। ऐसे यहाँ किनको लेकर आए हैं? हस्बैंड को लेकर। अच्छा, ये आपका मोहल्ला कौन सा है? नाम? और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कई सारे लोगों में डायरिया की शिकायत आ रही है, आखिर क्या कहना है डॉक्टर्स का, किन्हीं कारणों से और कैसी स्थिति है?
देखिए ऋतु, बताना चाहूंगा कि भिलाई में ये 2 दिनों से डायरिया का जो प्रकोप है वो फैला हुआ था, लेकिन निगम और प्रशासन ने इसको छुपाए रखा और जब ये 2 लोगों की मौत हुई उसके बाद में निगम प्रशासन जागा और अब वो पूरी पोल खुली है कि डायरिया से 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जो है करीब 50 लोग हैं जो डायरिया से प्रभावित है, जिनका इलाज जो है विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। डायरिया फैलने का एक कारण जो सामने अभी तक आया है वो यही आया है कि जो लोगों को पानी जो मिल रहा है वो दूषित पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, और यही वजह है कि लोग जो है वो परेशान है और डायरिया की चपेट में आ गए हैं। अभी जो फैला हुआ है उसको किसी तरह से नियंत्रण करना प्रशासन की ये पहली जिम्मेदारी है। अभी कलेक्टर सहित जितने सीएमएचओ हैं और भिलाई निगम के महापौर नीरज पाल है, सभी उस क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद है और ये लोगों की 1-to-1 लोगों से चर्चा करने की आखिरकार वजह क्या थी और हमारे को क्या करना है, किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है। तो अभी भिलाई में एक बड़ा ये केस सामने आ गया है कि डायरिया, पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं गंदे पानी के, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं तो वो सामने नहीं आई थी कि यहाँ पर कई लोग बीमार पड़ जाए, लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि कई लोग बीमार पड़ गए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश। भिलाई की बात करेंगे। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। भोपाल की 3 ब्रांचों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टेबाजों के ऊपर कार्रवाई हुई है और सट्टेबाजी मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 12 लैपटॉप, 41 मोबाइल जब्त हुए हैं। करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ। 2 दिन में पुलिस ने 5 ब्रांच को ध्वस्त किया है। बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। अपहरण करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गोंदिया के एक शख्स का अपहरण किया गया था। 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्थिक मदद का झांसा देकर अपहरण किया। दल्ली राजहरा बुलाकर बंधक बनाया। पीड़ित के परिजनों से बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर कराए गए। बैंक खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कराए गए। शौचालय जाने के बहाने भागकर पीड़ित पहुंचा थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती बताई। 25 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए डिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिलेश्वर, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल रितु, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशांत मेश्राम को जब पैसे की जरूरत थी, प्रशांत मेश्राम जो है गोंदिया महाराष्ट्र का है और उसको जब पैसे की जरूरत थी तो वो अपने दोस्त दिनेश सोनवानी के पास में संपर्क किया, जिसके बाद में आर्थिक मदद के बहाने जो है वह दल्ली राजहरा पहुंचा उनको कि पैसे की मदद मिल जाए। उसके बहाने उसके नाम से वह दल्ली राजहरा पहुंचा। राजहरा पहुंचने के बाद में 10 लोग जो हैं वो जो उन्हें बहला फुसलाकर बीएसपी के क्वार्टर ले गए। बीएसपी के क्वार्टर ले जाने के बाद में उसको बंधक बना लिया और उसके साथी को भी बंधक बना लिए, जिसके बाद में उनके साथ में मारपीट की और पैसे की मांग करने लगे। पैसे की जब मांग जो आरोपी जो है वो करने लगे, उसके बाद में जो प्रार्थी के परिजन हैं वो लाखों रुपए इनके पास में भेज भी चुके, लेकिन इनकी मांग बड़ी थी। 25 लाख रुपए रकम मांग रहे थे जिसे वो दे नहीं पा रहे थे। जिसके बाद में जो प्रार्थी जो है वो शौचालय जाने के बहाने वहां से निकला, जैसे तैसे भाग कर निकला और जैसे ही थाने पहुंचा और थाने पहुंचने के बाद में आपबीती बताया। आपबीती बताने के बाद में थाने की टीम मुस्तैद हुई और महज 42 घंटे के भीतर 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण के साथ ही 420 के मामले के तहत धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। धुर्रा बांधा के सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। चाकू और टंगिया से जानलेवा हमला किया गया। गौठान की जमीन को नापने के दौरान अधिकारियों के सामने सरपंच हेमंत वर्मा पर हमला किया गया। गौठान की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण की जमीन पर गौठान बनाए जाने से नाराज कुछ लोगों ने सरपंच पर हमला किया। सरपंच की हालत गंभीर है। रायपुर किया गया है रेफर। भाटापारा ग्रामीण पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए योगेश जुड़ गए। योगेश, क्या है मामला? देखिए ऋतु, आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती है और मिल भी रही है, क्योंकि गौठान की जो जमीन है उस पर गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया था
वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण के चलते गांव के लोगों का काफी गुस्सा था, जिसके चलते उन्होंने सरपंच पर बेतहाशा और बेबुनियाद वार कर दिया, जिससे सरपंच बहुत ही बेरहमी से घायल हो गया और उनकी सरपंच की खैर बाहरी अस्पताल में, निजी अस्पताल में इलाज चल रही थी। क्योंकि आपको बता दें तो अतिक्रमण का मामला है, जमीनी मामले को लेकर जिस तरह से देखा जाता है कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, वार हथियार हो जाता है, ऐसा ही मामला देखने को मिला है ग्राम धुर्रा भाटा में, जहां सरपंच पर चाकू और टंगिया से जानलेवा हमलावर किया गया है। और वहीं बता दें तो इस दौरान सरपंच अकेले नहीं था, उस दौरान अधिकारी भी थे। जब वो जमीन की नाप जोख कर रहे थे उस दौरान ये हादसा हुआ और सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। रितु जी, बहुत शुक्रिया। बालोद से बड़ी खबर है, खेत में मिली है युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी है। लाश को देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की टीम। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डोंडी थाना क्षेत्र के रजही गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। बालाघाट में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। जंगल में स्टील टंकी में दफन विस्फोटक पकड़ाया। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को विस्फोटक मिला। 6 डेटोनेटर, 2 पॉलिथिन में यूरिया, 2 बैटरी और वायर मिले हैं। स्टील की टंकी में जमीन में दफनाया गया है विस्फोटक। गढ़ी थाना क्षेत्र के माना के जंगल का ये मामला आपको बता रहे हैं। बालाघाट में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। जंगल में स्टील टंकी में दफन विस्फोटक पकड़ाया गया है। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को विस्फोटक मिला है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां पर खाद्य विभाग की दबिश दी गई है। मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने दबिश दी है। गौशाला की आड़ में मसाला फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। बड़ी मात्रा में तैयार और कच्चा माल जब्त हुआ है। नकली और मिलावटी सामान बनाने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजा है। मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने दबिश दी है। गौशाला की आड़ में मसाला फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। बड़ी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया गया है। नकली और मिलावटी सामान बनाने की आशंका जताई जा रही है। मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की दबिश हुई है। गौशाला की आड़ में मसाला फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। बड़ी मात्रा में तैयार और कच्चा माल जब्त हुआ है। नकली और मिलावटी सामान बनाने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने दबिश दी है। मिलावटखोरों का खेल लगातार जारी है। जी देखिए, खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद जो खाद्य विभाग की टीम है वो वहां पर दबिश दी है और गौशाला के आड़ में बड़ी जो है मसाला फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। नकली और मिलावटी सामान बनाने की सूचना मिली थी। खाद्य विभाग की टीम ने सभी जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिए हैं और जांच के लिए भेज दिया है और एक बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है। खाद्य विभाग को जिस तरह से सूचना मिली थी उस सूचना के तस्दीक करने के बाद उन्होंने गौशाला के आड़ में जो फैक्ट्री का संचालन कर रहा था वहां जाकर के जो पहुंची है और उसे सील किया गया है और बड़ी मात्रा में कच्चा माल और साथ ही साथ जो मसाला के जो बना के तैयार किया गया था उसे भी जब्त किया गया है और तलब भेजा गया है। जी युगल, गौशाला की आड़ में मसाला फैक्ट्री संचालन हो रही थी। आखिर कितने लंबे वक्त से इसका संचालन किया जा रहा था? इसमें कितने लोग शामिल थे? कितने लोग वहां पर काम कर रहे थे? देखिए, जो व्यापारी प्रतिष्ठान यहाँ पे चला रहा था वहां पर गौशाला चलता है और उसी में एक बड़ा एक मसाला फैक्ट्री बनाया गया था। 2 चक्कियां भी लगी हुई थी और उन पर कार्रवाई की गई है और पूरे खाद्य विभाग ने इस मामले को जांच में लिया है। क्या विधिवत रूप से उसके विद्युत विभाग से अनुमति थी या नहीं थी, पावर कनेक्शन लिए गए थे या नहीं लिए गए थे। इसके अलावा जो मसाला उपयोग किया जा रहा है उसमें किस तरह के जो सामान है वो उपयोग में लाया जा रहा है, कहीं वो नकली तो नहीं है। और चूंकि जो
मसाला फैक्ट्री है और बिना अनुमति के भी चल रहा था। तो ऐसे में शंका यही जताया जा रहा है कि कहीं ये जो मसाला है वो कहीं नकली तो नहीं, क्योंकि खाद्य से जुड़ा हुआ मामला है और इसी पर खाद्य विभाग ने दबिश दी है और कार्रवाई की है। ठीक, बहुत शुक्रिया युगल। अलीराजपुर और झाबुआ में शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। गुजरात चुनाव की वजह से सीमावर्ती इलाकों में प्रतिबंध रहेगा। गुजरात की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक प्रतिबंध रहेगा लागू। मतदान होने के 48 घंटे की अवधि में बिक्री पर रोक रहेगी। होटल, बार, दुकान या अन्य स्थान पर शराब नहीं बिक सकेगी। गुजरात में 182 सीटों पर 2 चरण में चुनाव होना है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में मतदान होगा। मनेंद्रगढ़ के प्राथमिक शाला का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ 1ली से 5वीं तक के बच्चों को खुद से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल में कहने को तो 2 शिक्षक पदस्थ हैं, पर स्कूल टाइम के दौरान शिक्षक नदारद दिखे। बच्चों ने बताया कि एक शिक्षक बीईओ ऑफिस गए हुए थे, जबकि दूसरे जो प्रधानापाठक भी हैं वो स्कूल आने के बाद 11 बजे ही ट्रेनिंग में चले गए। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि रोज कोई ना कोई एक शिक्षक गायब रहता है। कभी कभी तो शराब के नशे में भी आते हैं। ऐसे में स्कूल को खोलने और बंद करने का काम भी बच्चे ही करते हैं। आज ही बीओ साहब से मंगाया हूँ, शाम तक जांच प्रतिवेदन आ जाएगा, उसके आधार पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चे का भविष्य अंधकार में है। डोलपुर प्राथमिक शाला, सर पूरा मामला जो है शिक्षक की अनुपस्थिति है। बच्चे खुद बता रहे हैं कि ट्रेनिंग और बीओ ऑफिस गए हैं। हाँ, कल एसएमसी की ट्रेनिंग थी और एसएमसी की ट्रेनिंग में एक शिक्षक को अनिवार्यतः जाना था और वो शिक्षक गया भी था। दूसरा शिक्षक के संबंध में मैं रिपोर्ट मंगाया हूँ, उसमें देख लेता हूँ कि सूरजपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रा में छात्रों को स्कूल में साइकिल बांटी गई। यहां संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने कार्यक्रम में शिरकत कर 50 छात्राओं को साइकिल वितरण की। साथ ही 1 किलोमीटर तक सड़क निर्माण की भी घोषणा की। इसके लिए 2 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इस घोषणा के बाद छात्राएं काफी खुश नजर आईं। 52 छात्राओं का वितरण हुआ और 6 विशेष जनजाति पंडो लड़कियों को हुआ। इस तरह से कुल 58 साइकिल वितरण हुआ आज। और इस साइकिल वितरण के तहत काफ़ी दूर दूर से जो बच्चे आते थे उनको सुविधा होगा और समय की बचत होगी। लोग समय पर स्कूल पहुंच पाएंगे और समय पर घर पहुंच पाएंगे। इसका लाभ गार्जियन को भी मिलेगा कि उसको भार कम पड़ेगा आर्थिक। मनेंद्रगढ़ का भरतपुर विकासखंड आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ रहने वाले 35 से ज्यादा परिवार आज भी साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। गंदे पानी पीने से ग्रामीणों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं, इसके बावजूद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पंचायतों में जहाँ भी नया हैंडपंप स्वीकृत करना है या जहाँ भी खराब है, इसके लिए हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है और हर टीएल में इसका समीक्षा होता है। आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है, मैं कौन सा मोहल्ला है उसको पता करके बिल्कुल उसको मैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।